नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पाल एकेडमी में। आज हम बायोलॉजी में हम लोगों ने ब्लड वगैरह पढ़ लिया है, 2-3 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। जो नहीं देख पाया है जाकर के पीछे वीडियो देख सकता है, ठीक है। जो वीडियो पे नया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, जिससे उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टाइम पर, ठीक है। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? पाचन तंत्र मतलब जो हम खाते हैं वो बहुत बड़े अणु होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ करके उसमें से जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर, और बाकी जो वेस्टिजियल है वो बाहर निकाल देता है अपने से, ठीक है। यही है क्या? पाचन। तो इसको हम लोग डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेट कर ले आपको नहीं फंसा पाएगा, ठीक है। बस आप शुरू से आखिरी तक देखिए। मेरे ख्याल से 2 से 3 वीडियो में ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। आधे घंटे की 2 से 3 वीडियो होगी और आपका पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, और बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बस आप पूरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या तो नोट्स बना करके याद करिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। या तो नोट्स बना करके याद करिए, या फिर आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए। कि देखिए, कहने का मतलब क्या है कि बायोलॉजी में लोगों को दिक्कत ये होता है कि उनको ये जो ऊटपटांग नाम है, जैसे मैंने रक्त पढ़ाया था, उरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट पढ़ाया था ना, है ना, ल्यूकोसाइट वगैरह पढ़ाया था, है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों का नाम बड़ा चुभता है, समझ रहे हैं आप? इन सभी चीज़ों का नाम चुभता है बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार उन नाम से यूज टू होना पड़ेगा, बार बार उन सभी नामों को आपको रिपीट करना पड़ेगा, चाहे आप दिमाग में करें या फिर किसी भी तरीके से रिपीट करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को ना? तभी आपके दिमाग में ये बैठ पाएगा, वरना फिर बायोलॉजी ज़िंदगी भर कठिन ही लगता रहेगा आपको। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है, उसको अपने दिमाग में बैठाने का तरीका अलग अलग चेंज करते रहना है आप। गणित पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, साइंस पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, और मैं अगर बोलूँ कि सभी का सबसे बेहतरीन तरीका सभी को पढ़ने का यही है कि आप रिपीट कर करके पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि आज पढ़ें, अभी पढ़ें, ठीक है। इसके फिर 1 घंटे बाद उसको रिपीट कर लें। एक बार सिर्फ पढ़ना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, बैठ करके बाँचना नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना? ठीक है। बैठ करके बाँचेंगे तो आपको याद नहीं होने वाला। एक बार पढ़िए, जितना याद हुआ छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर उसको पढ़िए। आप देखोगे कि पिछली बार से आपको ज़्यादा याद हुआ है। फिर तीसरी बार 2 घंटे बाद रिपीट करिए। ऐसा करके दिन में कम से कम 3 बार रिपीट कर दीजिए। छोटा छोटा टॉपिक लेकर के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास दिन भर में 3 बार रिपीट करके ख़त्म करने का सोच रहे हो, तो गलत जा रहे हो आप, ठीक है। ऐसा करिए। उसके बाद फिर उसी को 1 हफ्ते बाद रिपीट करिए। 1 हफ्ते बाद आपको कितना याद रहता है, समझ में आ रहा है? फिर उसको 1 महीने बाद रिपीट करिए। ऐसा करके आपके पास बहुत सारे डाटा भी होते जाएंगे, पिछला आप भूलोगे नहीं और आगे वाला भी याद होते जाएगा आपको। ये सही तरीका है याद करने का, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब खुद सोचो कि उनका फ़ोन नंबर कैसे याद हो जाता है आपको, 10 अंक का। उनका फ़ोन नंबर कैसे याद कर लेते हो भाई? बार बार दिन में 40 बार कॉल करते हो या मिस कॉल करते हो, सामने वाला उठाता नहीं है, किसी और के साथ बिजी होता है या होती है। समझ में आ रहा है? तो बार बार कॉल करते हो तो वो नंबर आपको याद हो जाता है। तो यहाँ से सीखो कुछ, ठीक है। आप एक बात और सोच सकते हो कि भाई जो इन सब चक्करों में नहीं है तो उनको कैसा एग्जाम्पल दो। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो 6 पेपर होता था। अब 6 पेपर होता था तो 6 पेपर जब देने के बाद हमको रोल नंबर तो एटलीस्ट याद हो ही जाता था, चाहे वो 10 अंक का हो, 12 अंक का हो या 15 अंक का हो। और याद कब तक होता था? तब तक तो याद रह ही जाता था जब तक रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आते तक तो याद हो ही जाता था, हमको रोल नंबर याद रहता था, दिमाग में रहता था बात। क्यों? क्योंकि आपने उसको 6 बार रिपीट किया हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो रिपीट करना, रिपीट कर करके पढ़ना, ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो याद करिए, आप नोट्स बना करके याद करिए, या फिर आप वीडियो को बार बार देख करके याद कीजिए। पूरा वीडियो देखना है। देखिए,
जो नॉर्मल पर्सन है, जिसको एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और जो है उनको देखना है, उनको अच्छा लग रहा है, कुछ उनको नॉलेज मिल रहा है, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन जो एग्ज़ाम वाले हैं, जो NTPC वाले हैं, है ना, जो CHSL वाले हैं, MTS वाले हैं, CGL वाले हैं, तो इन लोगों को क्या करना है, रिपीट कर करके देखना ही पड़ेगा, याद करना है तो, ठीक है। और एक बार ऐसा रिपीटेशन से एक बार याद जो होता है ना, वो जल्दी भूलता भी नहीं है इंसान। कुछ लोगों को तो आज तक अपने 10वीं 12वीं का, मेरे कोचिंग में रहते हैं, वो बताते हैं कि भैया मेरे को 10वीं 12वीं का तो नंबर आज तक याद है। मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं बता दिया आपको याद करने का तरीका क्या था, ठीक है ना। तो इससे बेस्ट तरीका है नहीं याद करने का मेरे हिसाब से। अभी तक लोग दुनिया भर के तरीके बताते हैं, लेकिन मैंने लगभग 5 से 7 तरीका यूज़ किया है याद करने का, लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। ये रिपीटेशन वाला तरीका मुझे याद हो जाता है, समझ में रहे। मैं क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ, लिखने के बाद उसको फिर एक बार पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद उसका फ़ोटो खींच लेता हूँ। अब मैं कहीं बाहर गया, 1 घंटे बाद मुझे 10 मिनट का भी टाइम मिल गया, तो मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ सटासट पढ़ के। कहीं डॉक्टर के यहाँ गया, रिसेप्शन में बैठा हूँ, तुरंत उसको रिपीट कर लिए, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं और चले गए, फिर 2 घंटे बाद फिर खाली बैठ गया, खाली समय मिल गया, तो फिर मैंने याद पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कि किसी को किसी और तरीके से अच्छा याद होता हो, तो बिल्कुल आप उसी तरीके पर रहिए, आप उसी तरीके से याद कीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पाचन तंत्र, आज का चैप्टर। पाचन तंत्र मैंने बताया क्या, सबसे पहली बात तो याद रखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पाचन क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पाचन क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के, हमको दिखता छोटा है, लेकिन हमारे शरीर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा कण होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको खूब चबाते हैं, उसको लार के साथ मिलाते हैं, मिलाने के बाद फिर वो बहुत छोटा छोटा बन जाता है। कुछ पाचन एंजाइम की सहायता से बड़े आकार के भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे आकार में तोड़ना, यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। अब ये होगा कैसे भाई, बड़े आकार के जो कण है वो छोटे आकार में बदलेंगे कैसे, तो उसी को बदलने का काम करता है हमारा पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं, पहला है आहार नाल, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पाचन ग्रंथि, जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। पाचन ग्रंथियां हैं कुछ, याद रखिएगा, इसको हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब अलग से बाहरी रूप से अपना काम करते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं, अगर मैं आहार नाल की बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल, तो ये एक नाल है, नाल मतलब एक नली है, समझ लो। आहार नाल कहां से कहां तक देख सकते हैं आप, ये मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक, कहां तक है, बड़ी आंत, मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक। अब इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा भाई, ये एक नली ही है, याद रखिएगा। ये जो पाचन तंत्र दिख रहा है ना, ये मुख से स्टार्ट होकर के जो यहाँ पर आया हुआ है, फिर ये क्या हो गया, अमाशय, अमाशय से देख सकते हैं आप यहाँ पर, अमाशय से आप छोटी आंत में जाएंगे, छोटी आंत से फिर भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से फिर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। छोटी आंत में उसको जितने भी जो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह ले सकता था, उसका जूस निकल जाएगा, और फिर बाद में जो बचा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा शरीर से। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ से, मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, आखिरी भाग को, ठीक है। तो ये जो आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग 30 फीट की होती है। कितने फीट की होगी, 30 फीट लंबा होता है। शरीर का आहार नाल कितना फीट लंबा होता है, लगभग 30 फीट, मुख से लेकर के कहाँ तक, बड़ी आंत तक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब ये है क्या भाई, एक नली ही तो है। जैसे आप एक फुग्गे वाले को देखते होगे, तो फुग्गा वाला क्या करता है, उसके पास जो फुग्गा होता है, उसके पास फुग्गा जो होता है वो सीधा ही होता है, ठीक है, सीधा ही होता है, लेकिन उसको मोड़ करके फिर उसको कभी इधर से दबाता है तो इधर निकल जाता है, इधर से दबाता है तो इस तरफ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वही चीज़ हो रहा है कि ये नली यहाँ से सीधी आई है, उसके बाद फिर यहाँ देखो बढ़ गई ये नली, फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर पचक गई नली, फिर पचकने के बाद ये बहुत सारी जगहों से
अंदर में व्यवस्थित हो गई है। व्यवस्थित होने के बाद फिर ये नली का जो है डायमीटर बढ़ गया है, डायमीटर बढ़ गया तो उसको बड़ी आंत कह दिया गया। जो बहुत सारी यहाँ बीच में जो नलियाँ दिख रही हैं आपको, ये छोटी आंत कह दिया गया इसको। और ये जो बड़ा हुआ, जहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको ये नली एक साइड से, इसको हमने क्या कह दिया, अमाशय कह दिया। समझ में आ रहा है। और ये जो ऊपर से नली आई है इसको हमने ग्रास नली कह दिया। समझ में आ रहा है आपको। तो ये पाचन तंत्र का टोटल अंग है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से पाचन तंत्र के अंग हैं। ठीक है, तो आपको पाचन तंत्र के नहीं, इनमें से कौन से आहार नाल के अंग हैं या नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये सभी आपको याद रखना है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत, ये सब किसके अंग हैं, एलिमेंट्री कनाल के अंग हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से। उसके बाद हम आ जाते हैं पाचन ग्रंथियां, इसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, या डाइजेस्टिव ग्लैंड कह लो या एसोसिएटेड ग्लैंड कर लो। चलिए, अब पाचन ग्रंथियों में क्या होगा, पहला तो होगा लार ग्रंथियां। ठीक है, पहला क्या होगा, लार ग्रंथियां। उसके बाद फिर क्या होगा, अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास जिसको हम कहते हैं, अग्नाशय समझ रहे हैं। ठीक है, अगला होगा जिसमें आपका शुगर लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, जिसमें हम लोग इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है कम होती है तो शुगर लेवल बढ़ता है या कम होता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अग्नाशय में। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी भी है और बाह्यस्त्रावी भी है, याद रखिएगा। अब एक और ग्रंथि है, कौन सा, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, पाचन ग्रंथियां हो गई। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, आहार नाल। आहार नाल में कितने चीजें आते हैं आपके, मैंने बता दिया, मुख गुहा आएगा, ग्रसनी, ग्रास नली, ठीक है, उसके बाद फिर अमाशय, उसके बाद फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। और आपका पाचन ग्रंथि में क्या होगा, लार ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ठीक है, चलिए, अब ये मुख गुहा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और हम मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुख गुहा क्या है भाई, मुख गुहा को हम इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट होता है भोजन का पाचन। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या बताएंगे, मुख गुहा या बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इसी को हम अग्रमुख भी कहते हैं, याद रखिएगा। मुख गुहा अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो अग्रमुख देगा। इसका काम क्या होता है भाई, कि भोजन को पीसना, भोजन को चबा करके हम क्या करते हैं, पीसते हैं, भोजन को पीसना और उसको लार में मिलाना। ठीक है, भोजन को पीस करके उसको लार में क्या कर देना, मिला देना, ताकि वो चिकना हो जाए, ताकि वो कैसा हो जाए, चिकना हो जाए। अब चिकना हो जाए तभी वो आपके गले से नीचे उतर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्रिया को, भोजन को पीस कर लार में मिलाने, भोजन को पीस कर लार में मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मुख में क्या होगा, मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है पाचन में सहायक, सबसे पहला होगा दांत, उसके बाद फिर होगा जीभ, उसके बाद फिर होगा होठ, उसके बाद फिर लार ग्रंथियां होंगी। ठीक है, लार ग्रंथियां कौन कौन सी ग्रंथियां होगी, अब इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। अभी हम लोग मुख गुहा के अंदर में ही हैं। मुख गुहा में हमको तीत पढ़ना है, जीभ पढ़ना है, होठ पढ़ना है और लार ग्रंथियां पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ते हैं, तीत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दांत है भाई, याद रखिएगा दांत क्या काम आएगा। सबसे पहले तो ये याद रखना कि दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत मेनली उसमें क्या बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसी को हम कैल्शियम फास्फेट कह देते हैं। दांत किसका बना है, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है। उसके बाद मनुष्य के दांत जो है वे अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। कुछ जीवों के दांत ऐसे होते हैं जो सभी दांत एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे जो है वो सभी दांत एक जैसे नहीं है। मनुष्यों के सभी दांत एक जैसे नहीं होते। ये हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब विषम दंती होते हैं, सभी दांत अलग अलग होते हैं। उसके बाद फिर द्विबार दंती होते हैं, दीप्ति मतलब गहरे होते हैं, गहरे धसे हुए होते हैं। उसके बाद फिर गर्त दंती मतलब मसूड़ों से वो पकड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये तीन टाइप के दांत के तीन गुण हो गए। ठीक है, मनुष्य के दांतों के तीन गुण हो गए। अब यहाँ देखते हैं कि दांत भी कुछ अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे दूध के दांत की मैं बात करूं तो ये कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं।
ठीक है। मनुष्य के 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा उगते हैं टूट करके। तो दूध के कितने दांत होंगे? 20 दांत। ये 6 से 12 साल की उम्र तक एक एक करके झड़ते जाते हैं और उस जगह पर नए दांत आते जाते हैं, गिरते जाते हैं, टूटते जाते हैं और नए दांत आते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं कि बुद्धि दांत, एक होता है बुद्धि दांत, तो बुद्धि दांत जो है वो 20 वर्ष की आयु के बाद ही आता है, ठीक है। बुद्धि दांत हमेशा कितने वर्ष की आयु के बाद आएगा? 20 वर्ष की आयु के बाद आएगा। कितने होते हैं बुद्धि दांत? 4 दांत होते हैं। ये आपके दांत जो दिख रहे हैं, ये दांत का सबसे आखिरी में उगता है वो दांत, ठीक है। सबसे आखिरी का दांत अगर वो 20 साल के बाद निकला है तो समझ लेना कि वो कौन सा दांत है? वो बुद्धि दांत है। कई लोगों का 25 साल के बाद भी निकलता है, ठीक है। और ये जो दांत है बुद्धि दांत, ये अवशेषीय अंग है, ये कोई काम का नहीं होता शरीर में, ठीक है, ये कोई काम का नहीं होता। अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अलग अलग दांत होते हैं मनुष्य के, तो क्या कोई एक जैसे दांत वाले भी होते हैं क्या मनुष्य या कोई जीव होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ज्यादातर ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन वो स्तनधारी नहीं होते, उसमें कौन सा दांत पाया जाता है? वो होमोडोंट पाया जाता है, यानी क्या पाया जाएगा? समदंती पाया जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे में क्या पाया जाएगा? विषमदंती। और ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन वो स्तनधारी नहीं होते, तो उनको हम क्या कहेंगे? समदंती कहेंगे। किसी भी मनुष्य की आयु ज्ञात करना है तो उसके दांत अगर मिल जाए तो उससे ज्ञात किया जा सकता है। किस विधि से? उस विधि को हम कहते हैं फ्लोरीन डेटिंग विधि, मेथड, ठीक है। किसी जीव के दांत से उसकी आयु का पता लगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लोरीन डेटिंग विधि, फ्लोरीन डेटिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए, अब दांत के टाइप कितने टाइप के होते हैं समझ में आ रहा है? दांत के टाइप कितने, क्या क्या होंगे? जैसे सबसे पहला दांत होगा इंसीजर। देख सकते हैं यहाँ पर मैं साइड में आपको दांत बता देता हूँ, दांत दिखा देता हूँ, मतलब दांत दिखाता हूँ, मतलब पिक्चर में दांत दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंसीजर, ठीक है ना। अब इंसीजर की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं कृंतक। कृंतक से आपको समझ में आ रहा है ये कुतरने वाला दांत है। कहने का मतलब यह, इसको हम यूज कहाँ करेंगे? जैसे मुझे कोई धागा काटना है, जैसे सुई धागा हम करते हैं तो सुई धागा को दांत से काटते हैं ना, तो वो किस दांत से काटा जाता है? वो कृंतक दांत से काटा जाता है, ठीक है ना। किसी रस्सी को, दांत को हम चबाते नहीं है, सॉरी धागे को चबाते नहीं है, ना पीसते हैं, समझ में आ रहा है, ना चीरते फाड़ते हैं, उसको हम क्या करते हैं? कुतरते हैं। कुतरते का मतलब काटते हैं। आगे देखते हैं कैनाइन। अच्छा, इंसीजर जो होता है वो कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पर आपको दांत यहाँ पर दिखाता हूँ, तो अगर ये सिर्फ एक तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एक तरफ की बात करूँगा, तो सिर्फ एक तरफ में सबसे पहले जो 2 दांत होंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो 2 दांत होंगे वो कौन से होंगे? इंसीजर होंगे, ठीक है। कौन से होंगे? इंसीजर होंगे। उसके बाद फिर देखो क्या होगा? कैनाइन। कैनाइन मतलब होता है रदनक। रदनक को हम यूज कहाँ करेंगे? चीरने फाड़ने में यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे कोई नॉनवेज खाता है ना, मछली मटन जो भी होता है खाता है, तो उसको हम लोग चीरने फाड़ने की जरूरत पड़ती है, तो चीरने फाड़ने के लिए हम कौन सा दांत यूज करेंगे? कैनाइन यूज करेंगे नॉनवेज खाने के लिए। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, याद रखिएगा। यदि किसी को सुई का धागा काटना है तो वो कौन सा दांत यूज करेगा? आज तक ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है लेकिन दे सकता है, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको ताकि कोई फंसा ना सके आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। बस आप बने रहिए मेरे साथ। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं प्रीमोलर। अच्छा, ये मैंने इस कैनाइन कितना होता है नहीं बताया। ये कैनाइन जो होता है ये 1 होता है, इसकी संख्या कितनी होगी? 1। ये 2 के बाद ये तीसरा दांत कौन सा होगा भाई? कैनाइन दांत होगा, ठीक है। थोड़ा सा धार होता है, वो राक्षस दांत बोलते हैं ना, वो कैनाइन ही है, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रीमोलर दांत। प्रीमोलर क्या है भैया? कि चबाने वाला। ये किस काम आएगा? चबाने के काम आएगा। इसकी संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। मैं सिर्फ एक साइड की बात कर रहा हूं, मतलब इधर 2 और इधर 2, 4 और ये सिर्फ नीचे का है। इसके ऊपर देखोगे तो और 4 होंगे, तो 4 और 4 8, सॉरी 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 दांत होंगे। टोटल मनुष्य में प्रीमोलर कितने होते हैं पूछेगा तो 8 बताओगे आप, ठीक है। मैं सिर्फ एक दांत के नीचे भाग का एक तरफ का दांत बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रीमोलर हो गया। अब इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ये क्या काम आएगा? ये चबाने का काम आएगा। जैसे आप चना खाओगे तो चना चबाओगे, चना काटते नहीं है,
समझ में आ रहा है, ना ही चना कुतरते हैं और ना ही चने को हम पीसते हैं। अगला देखते हैं, जैसे कि हाँ अगला देखते हैं मोलर। मोलर मतलब चवर्णक, चवर्णक मतलब इसको पीसने वाला कहते हैं। समझ में आ रहा है, पीसने। कोई भी चीज़ हम जो है सेमी सॉलिड खाते हैं, समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ हम सेमी सॉलिड खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, चना। चना को हम क्या करेंगे, चबाएंगे, ठीक है, चना को क्या करेंगे, चबाएंगे। लेकिन इसी चने को अगर आप पानी में भिगा करके सुबह खाओगे तो उसको आपको पीसना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना। तो मैं बता दिया आपको इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की बात कर रहे थे हम। अब हम लोग जो टीथ का फॉर्मूला होता है वो मैं बता, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे दांत के तो वो एक फॉर्मूला लिखता है कि 2123 2102 इस टाइप से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब देखो क्या दिया हुआ, ICPM। ICPM मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। मतलब इंसीजर कितना है 2, कैनाइन कितना है 1, प्री मोलर 2 है और मोलर कितना है 3 है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। ये वयस्क की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है, वयस्क की। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उसमें प्री मोलर नहीं होता, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखा हूं, टीथ फॉर्मूला बच्चों के लिए 2102, मतलब यहाँ प्री मोलर में कौन नहीं है, प्री मोलर में एक भी दांत नहीं होता। अब यहाँ पर आप देख लोगे 2 2 4, 4 और 4 8, 8 चौके कितना हो गया, 32 दांत हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 2 4 और 1 5, 5 चौके 20 दांत हो गए, समझ में आ रहा है। तो जो बच्चे होते हैं उसमें 20 दांत होता है, उसके बाद फिर बाद में 32 दांत हो जाता है, 10 दांत और उगते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दांत का संरचना, कौन कौन से दांत होते हैं, किस किस दांत का क्या काम है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि दांत का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। हम लोगों ने डेंटिस्ट फॉर्मूला देख लिया, इंसीजर दांत की, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है, 2123 और 2103 बच्चों में। अगला देखते हैं कि दांत का निर्माण कैसे होता है, समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। दांत का निर्माण होगा तो इसमें दांत में मेन चीज़ क्या होंगे, एक होगा डेंटाइन, एक होगा एनेमल, उसका होगा सीमेंटम, उसके बाद फिर क्या होगा, पल्प होगा। आप देख सकते हैं कि दांत का सबसे ऊपरी भाग ये क्या है, एनेमल है। ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस से, समझ में आ रहा है, सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद फिर उससे निचला वाला भाग, उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं, समझ में आ रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, डेंटिन कहेंगे। उसके बाद डेंटिन से नीचे वाले भाग को हम पल्प कहेंगे, ठीक है। डेंटिन से नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, पल्प कहेंगे। अब यहाँ से इतने भाग को हम क्राउन कहते हैं। देखिए दांत को अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से इतने भाग को हम क्या कहते हैं, क्राउन कहा जाता है, निचले भाग को रूट, और ये बीच वाला जो भाग है, जो जहाँ पर मसूड़े और दांत दोनों मिक्स होते हैं, दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नेक कहेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा कि भाई डेंटिन कहाँ होता है, तो पल्प और इनामिल के बीच में। दांत का सबसे ऊपरी भाग किसका बना होता है, तो इनेमल का बना होता है। इनेमल ऑप्शन में दे दिया तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से जो देखिए ये जो है, यहाँ से नर्व सेल आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से नर्व सेल आते हैं और इसी नर्व से ब्लड, ये नर्व जो है वो तंत्रिका तंत्र में जा करके मिल जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे आप झालर देखें कि नहीं, झालर, ठीक है, आप झालर देखें, अभी दिवाली में चाइना वाला झालर मत लगाना। अब देखो झालर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, लोग क्या करेंगे, लगाएंगे दिवाली में, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पिछले साल का रखे थे। लोग जो है वो उतावले हैं। आगे देखते हैं, देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि जो दांत जो है ये सभी, आप इसको लाइट समझ लीजिए, ठीक है, ये लाइट है और सभी के नर्व जो है वो जुड़े हुए हैं एक साथ। और ये जुड़े हुए नर्व्स कहाँ जा रहे हैं, मस्तिष्क में जाते हैं, और इसी नर्व से, कुछ नर्व से क्या होता है, ब्लड का आना जाना होता है दांतों में, ठीक है ना। बस अब कभी कभी बीमारी हो जाता है, दांत में सड़न हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से एक जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि दिमाग तक जो जाने वाली जितने भी नसें हैं इसको काट दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है।
अगर अलग कर दे तो सिर्फ आपका यहाँ क्या रह गया, दांत रह गया। अब शरीर में वो बस लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कोई भी सिग्नल उस दांत में कुछ भी कर लो वो वहाँ तक नहीं जाएगा, मतलब वो मरा हुआ दांत है समझ लो। लेकिन चूंकि ये सब जो है ये गम से, पल्प से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको वो उसी में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देख सकते हो आप, ये जो गम है, गम मतलब जो मसूड़े हैं और जो दांत है, इन दोनों को जोड़ करके कौन रखता है, उसको हम कहेंगे क्या, सीमेंटम। याद रखिएगा, मसूड़े और दांत को जोड़ के रखने का काम कौन करता है, सीमेंटम करता है। ठीक है, ये इनेमल जो है वो क्या है, दांत का सबसे ऊपरी भाग है, याद रखिएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो ये भी क्या होगा, इनेमल होगा। ठीक है, पल्प की बात किया जाए तो पल्प क्या है, मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। ठीक है, मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है पल्प, है ना। उसके बाद फिर सीमेंटम की बात की जाए, दांत और मसूड़ों के बीच मजबूती बना कर रखता है। समझ में आ रहा है। तो ये था दांत का निर्माण कैसे होता है, दांत की संरचना के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सबसे ऊपरी भाग इनेमल, उसके बाद फिर डेंटाइन, उसके बाद फिर पल्प, पल्प के बाद फिर क्या होगा, उसके नीचे जिसको हम रूट कहेंगे, उसके नीचे तंत्रिका तंत्र होगा, रूट नर्व सिस्टम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अब एक कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे कि इसमें फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, फ्लोरोसिस रोग होता है। ये किससे संबंधित है, दांत संबंधित। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है, कौन से अंग से संबंधित है, तो क्या बताएंगे आप, दांत से संबंधित है। ठीक है, किसकी कमी से होता है, तो फ्लोरोसिस से नाम ही आपको पता चल रहा है कि फ्लोरीन की कमी से होता है ये। ठीक, अगला देखते हैं पायरिया। पायरिया भी एक रोग है, दांत का रोग। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से गंध आता है तथा खून निकलता है। मसूड़ों से क्या होगा, स्मेल आएगा, गंध आता है, और क्या निकलता है, उसमें से खून निकलता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो बीमारी है, कौन सी बीमारी, पायरिया बीमारी, ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। क्या नाम है, एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, तो ये हो गया दांत के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगला देखते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो रिपीट करके देख लेना उसी को। ठीक है, जैसे कि कुछ जानवरों के हम लोग नाम देख लेते हैं और उनमें कितने दांत होते हैं ये देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, देखो यहाँ पर शेर की बात की जाए तो 30 दांत होते हैं। ठीक है, शेर की बात की जाए तो कितने दांत हो जाएंगे उसमें, 30 दांत। कुत्ते की बात की जाए, देखो कुत्ते में नवजात, छोटे कुत्ते में 28 दांत होंगे, बड़े कुत्ते में 42 दांत होंगे। उसके बाद बिल्ली नवजात में 26 होगा और वयस्क में 30 होगा। देखो एक बात बता देता हूँ कि जितने जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी हैं, जैसे शेर हो गया, समझ में आ रहा है, तो ऐसे लोगों में बचपन से जितने दांत होते हैं अंत तक उतने ही दांत रहते हैं, उनका कोई दूध का दांत नहीं होता। समझ में आ रहा है। अब भाई वो बचपन से ही शिकार करना सीख जाते हैं तो दूध का दांत क्या करेंगे, है ना। आगे देखते हैं, जैसे बिल्ली की बात की जाए तो नवजात में 26 होगा और वयस्क में 30 हो जाएगा। चूहे की बात की जाए तो उसके 18 दांत होते हैं। ठीक है, अगर मच्छर की बात की जाए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी को मैं लिख के दिया हूँ आपको। मच्छर के दांत की बात की जाए तो 47 दांत होते हैं। ठीक है, उसके डंक में सबसे आगे में, बहुत छोटे छोटे होते हैं, याद रखिएगा, उसका डंक में जो है वो सबसे अग्र भाग में, इसका डंक अगर ऐसा है, मच्छर का डंक ये है, तो इसके सबसे आगे वाले भाग में ये पूरे 47 दांत होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक दांत किसके हो गया, जेंट आर्मेडिलो, 100+ दांत होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक दांत किस मछली के होंगे, तो याद रखना स्पिनर डॉल्फिन की मछली के होंगे, है ना, 257 दांत होंगे। उसके बाद मगरमच्छ के दांत की बात की जाए तो 82 दांत होंगे। मैंने बताया ना, जितने भी मांसाहारी हैं, इनका दांत बचपन से जितना होता है बड़े तक, मरते तक उतना ही रहता है, बढ़ता और घटता नहीं है। मैक्सिमम में जो है वो मैं मैक्सिमम जानवरों की बात कर रहा हूं जो आपके मांसाहारी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने दांत के बारे में तो पढ़ लिया पूरा, अब हम आते हैं जीभ के बारे में, टंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जीभ जो है एक मोटा मसल है। ठीक है, मसल है, और ये जो है ये इसका काम क्या है, स्वाद लेना काम है।
समझ में आ रहा है। हम अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है, उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है किसका, जीभ का। ठीक है, जीभ की लेंथ देखो, अगर कॉमन आदमी के जीभ की लेंथ पूछा जाए, एवरेज लेंथ, तो लगभग 3 इंच होती है। ठीक है, जीभ की लेंथ कहा जाए तो लगभग कितनी होगी, 3 इंच होती है। अब इसका काम क्या है, स्वाद ग्रहण करना इसका काम होगा। जीभ के अंदर अब ये स्वाद किसके मदद से ग्रहण करता है, तो उसको हम कहते हैं कलिकाएं। कलिकाएं मतलब टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स क्या कहेंगे, टेस्ट बर्ड्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप पावर कांच लेकर के देखें, पावर कांच अपने जीभ को देखें, इधर साइड में दिख रहा है आपको यहाँ पर, जैसे कि ये जीभ है तो इसके साइड में आप अगर देखें तो आपको पावर कांच लेकर के देखने पर पता चल जाएगा कि टेस्ट बर्ड्स क्या होता है, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप नग्न आंखों से पावर कांच से देख सकते हैं, ऐसे देखने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, एक तरफ से टॉर्च मारिएगा और एक तरफ से पावर कांच से देखिएगा दूर से, आपको दिख जाएगा टेस्ट बर्ड्स क्या होता है। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, तो लगभग 4500 से अधिक टेस्ट बर्ड्स होते हैं जीभ में, जो आपको मीठा, खट्टा, है ना, खारा, नमकीन, फलाना ढिमका, ये सब स्वाद आपको बता देगा। ठीक है, करू है कि मीठा है कि सिट्ठा है, सब बता देगा। आगे देखते हैं, लगभग 4500 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब इस आगे हम देखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ जीभ की मैं एक संरचना बता रहा हूँ आगे से। ठीक है, तो अगर सबसे आगे भाग की बात करूँ, ये वाले सबसे आगे वाले भाग की बात करूँ, तो ये मीठा टेस्ट करने में हमारा मदद करता है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं कोई कड़वा चीज़ रख कर टेस्ट करूँ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसके अब सबसे पीछे की बात करूं तो ये कड़वा हो जाएगा। कड़वा मतलब बीटर टेस्ट के को वो ये फाइंड आउट करेगा, बीटर टेस्ट को ये ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद फिर अगर पीछे से आया जाए, है ना, तो सबसे पहले जो है, जो ये खट्टा टेस्ट कर पाएगा इतना, और ये उसके आगे का नमकीन टेस्ट करेगा। ठीक है, ब्रीनी जिसको कह देते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए खुद ही, नमकीन मतलब। ठीक है, कलिकाएं, तो हम टेस्ट के आधार पर अगर जीभ को बांटें तो वो कितने जगह में बांट सकते हैं, 5 में। 5 कैसे, ये जो बीच वाला भाग है ये कोई टेस्ट नहीं। यदि कोई ऐसा चीज़ हम खा रहे हैं जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है तो वो हमको कौन बताएगा, बीच वाला भाग बताएगा जीभ का। समझ पा रहे ना, तो बीच वाले भाग से हम कोई भी टेस्ट, मतलब जो विदाउट टेस्ट वाली चीज़ें हैं उनको हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, पीछे वाला बीटर। इसीलिए कहा जाता है जब आप दवाई खाते हो तो दवाई को सामने रख करके, यहाँ रख के खाना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ रखते हो, दवाई होता है कड़वा, तुरंत ये टेस्ट कर लेता है और टेस्ट करके दिमाग को भेज देता है। मैं तो इसलिए दवाई हमेशा सामने रख के खाना चाहिए, ना कि पीछे रख के। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब जीभ की बात करूँ तो जो है, जीभ एकमात्र ऐसा जो अंग है जो शरीर में जो ऑयली नहीं है, जिसमें ऑयल नहीं होता, है ना। सबसे लंबी जीभ किस जानवर की होती है, अगर आपसे पूछ दे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सबसे लंबी जीभ जो है वो जेंट एंटिएटर की होती है। जेंट एंटिएटर नामक जानवर, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये जीभ लंबी किसके आधार पर बोल रहा हूँ, शरीर के आधार पर। जैसे हमारा शरीर बहुत बड़ा है लेकिन उस आधार पर जीभ बहुत छोटी है। समझ में आ रहा है। तो शरीर को अगर मैं कंपेयर करके बात करूं तो सबसे लंबी जीभ किसकी होगी, जेंट एंटिएटर एक जानवर है, इसकी होगी। ये जानवर का चित्र आपको देख सकते हो। ठीक है, कितनी होती है, तो लगभग 2 फीट के आसपास होगी। कितनी होगी, 2 फीट लंबी इसकी जीभ होती है। ठीक है, चलिए अब इंसान में तो जीभ मैंने आपको क्या बता दिया कि 3 इंच का लगभग होता है जीभ। ठीक है, 3 इंच यानी आप मतलब 2.5 सेंटीमीटर लेते हो तो 7.5 सेंटीमीटर का आपका जीभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक कैलिफोर्निया के व्यक्ति हैं। ठीक है, उनका नाम है कैलिफोर्निया के व्यक्ति हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, निक नाम है शायद, निक। ठीक है, देख लेना आप, निक नाम है। तो उनका जीभ जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, सबसे लंबा जीभ है ना। निक मतलब निक जोनस नहीं है, निक जोनस तो अमेरिका का है। ठीक है, निक जोनस मत समझ लेना, प्रियंका दीदी नाराज हो जाएंगे। तो अभी ये वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग ईसोफेगस यानी ग्रास नली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रास नली से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे 2 वीडियो में ख़त्म करें या फिर 3 वीडियो में तो ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।